हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक से न्यूमेरिकल्स, जिसमें क्लास 12th की एनसीईआरटी पार्ट 2 फिजिक्स की, जिसमें चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इस चैप्टर से हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 9.1 से लेकर 9.3 तक की प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 9.4 और इसके आगे की प्रॉब्लम्स को देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 9.4। आपके पास बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी की, और साथ ही साथ पेन कॉपी लेके बैठेंगे और चीज़ों को समझेंगे बहुत ही बारीकी से, हर एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जो भी चीज़ें नोट करने वाली होंगी वो नोट करते हुए चलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9.4 में देखते हैं क्या क्या गिवन है। 3 डायग्राम है हमारे पास ए बी सी, जिसमें फर्स्ट केस में क्या कहता है कि लाइट इंटर कर रही है एयर से ग्लास में। यहां पर फर्स्ट मीडियम जो है वो है एयर और सेकेंड मीडियम है ग्लास। तो लाइट एयर से ग्लास में इंटर कर रही है। आपको पता है कि लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट इंटर करती है तो लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पर नॉर्मल ये ड्रॉ किया गया है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, इस वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो गया है, 35 डिग्री है। तो अगर इस केस में देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री गिवन है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये 35 डिग्री गिवन है। केस सेकंड की बात करें तो इसमें लाइट इंटर कर रही है एयर से वाटर में। तो एयर हमारा फर्स्ट मीडियम हो गया और सेकेंड मीडियम है यहां पर वाटर। अब लाइट अगर एयर से वाटर में इंटर कर रही है तो एयर है रेयर मीडियम, वाटर है डेंसर मीडियम। फिर वही चीज है कि एयर से वाटर में जब इंटर करेगी तो लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीज हो जा रहा है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो गिवन है 60 डिग्री है। आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का बना हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये 47 डिग्री गिवन है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद में जब फिगर सी में देखते हैं, डायग्राम सी जो बना हुआ है, यहां पर लाइट इंटर कर रही है वाटर से ग्लास में। तो यहां पर वाटर हो जाएगा रेरर मीडियम और ग्लास है डेंसर मीडियम। तो इस मीडियम को हम फर्स्ट लिख लेते हैं, सेकेंड। तो वाटर से जब ग्लास में लाइट इंटर कर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पर 45 डिग्री है, बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। इस प्रॉब्लम में यही मेन प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या है देखते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट जो भी हम यूज कर रहे हैं वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। μ2 की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और नीचे μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, μa लिख लेते हैं। अब इनकी वैल्यूज आपको रख देनी है यहां पर। तो साइन आई ये हो जाएगा साइन 60 अपॉन साइन आर, तो आर की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री, तो साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू म्यू जी तो हमें कैलकुलेट करना है, और आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो 1 होता है। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। यहां से ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। सेकेंड केस में देखते हैं कि साइन आई मीन साइन 60, साइन आर कितना है 47 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम जो है यहां पर ये वाटर है, तो म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, और म्यू डब्ल्यू तो हमें ऐसे लिख लेंगे, म्यू ए की वैल्यू जो है वो 1 है। तो यहां से साइन 60 अपॉन साइन 47 इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। यहां पर क्या है कि म्यू जी की वैल्यू हम ये वैल्यूज रख के सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, आगे देखते हैं कि क्या करना है। तो ये इक्वेशन सेकेंड।
अब थर्ड केस की बात करते हैं। यहां पर जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन आई की जगह पे 45 डिग्री और साइन आर हमें फाइंड करना है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम है जो ग्लास है, तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब जब तीनों इक्वेशन को हम देखते हैं, साइन आई में म्यू जी की वैल्यू गिवन है, साइन केस सेकेंड में म्यू डब्ल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और केस थर्ड में हमें आर फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। म्यू जी और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से हम डिवाइड करते हैं तो हमें ये RHS जो इसमें है म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू ये निकल जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद में साइन आर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब इन फिगर्स का तो कुछ काम है नहीं, तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन साइन 35 डिवाइडेड बाय साइन 60 अपॉन साइन 47। ये कैंसिल हुआ, इसको अगर हम इस तरीके से सॉल्व करें तो साइन 47 अपॉन साइन 35, तो ये हमें मिल रहा है। इसकी वैल्यू उठा के हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, तो यहां से हमें मिलेगा साइन 45 अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू की वैल्यू साइन 47 अपॉन साइन 35। ठीक है, यहां से हमें बस r कैलकुलेट करना है। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो बहुत ही आसानी से r कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि आप साइन r निकालो, तो साइन r अगर निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, साइन 45 इंटू साइन 35 डिवाइडेड बाई साइन 47। इन वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है और उसके बाद में r कैलकुलेट करने के लिए साइन इनवर्स कर देंगे। तो ये वैल्यूज साइन 45 तो आसान है, किसकी वैल्यू हमें पता है 1/√2, लेकिन यहाँ पर साइन 35 साइन 47 की वैल्यू हमें टेबल से नहीं पता है, तो इसलिए इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से और देखते हैं क्या आता है। तो ये है साइन 47 साइन 45 एक मिनट रेडियन डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 47 डिग्री। ये वैल्यू निकल के आ रही है 0.055। तो अगर ये 0.554 निकल के आ रही है, इसके बाद में हमें क्या करना है, आर कैलकुलेट करिए। साइन आर की वैल्यू है और साइन आर की वैल्यू अगर 0.554 है और अगर आर कैलकुलेट करना है तो आर के लिए क्या करते हैं, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स 0.554, ये वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है। तो फिर कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर जो भी वैल्यू मिलेगी हमें, साइन इनवर्स 0.554, तो ये वैल्यू है 33.64। आर की वैल्यू जो भी रहेगी वो 33.64
डिग्री। ये है हमारा आंसर। आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी बुक में ये आंसर जो भी है ये रॉन्ग है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ 38.64। आप कैलकुलेट करोगे किसी भी तरीके से, अगर कैलकुलेशन करोगे और कैलकुलेटर का यूज करके ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर 33.64 ही आएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम जो भी है 9.4, इसका आंसर आप करेक्ट करना। और अगर किसी का 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो आप कमेंट करना, अदरवाइज 33.64 ही आएगा, है ना। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई, सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.5। तो 9.5 में क्या कह रहा है देखते हैं। ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। जो भी चीजें गिवन है उनको पहले हम डायग्राम बना के समझते हैं। एक टैंक है जिसकी हाइट गिवन है, जिसमें वाटर फिल्ड है 80 सेंटीमीटर तक। तो ये हाइट है कितनी, 80 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं इसके बॉटम में एक बल्ब रखा गया है जहां से लाइट इमर्ज हो रही है। तो इस तरीके से लाइट वाटर में पास होते हुए जाएगी। इसके बाद में व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। आपसे ये पूछ रहा है कि वाटर के सरफेस पे कितना एरिया होगा जहां से लाइट इमर्ज होगी ना। तो ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। क्या है कॉन्सेप्ट, इसमें हर एक चीज को देखेंगे समझेंगे। अब पहले आप समझ लो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि एक कंटेनर है, टैंक है, जिसके बॉटम में एक बल्ब है, वहां से लाइट निकल रही है। तो ऑब्वियसली ऊपर जो सरफेस एरिया रहेगा वो एक सर्कुलर एरिया रहेगा। उस सर्कुलर रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, ये एक्सरसाइज 9.5, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर हमें ऊपर वाले रीजन में रेडियस पता चल जा रही है आर, तो हम ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। इस केस में अगर ये 80 सेंटीमीटर है तो ये वाली हाइट भी 80 सेंटीमीटर होगी। अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाता है किसी तरीके से, यहां पर ये तो 90 डिग्री है, तो tan 90 इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं देखते हैं यहां पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर देखते हैं कितना बन रहा है। ये I और R, यहां से जो लाइट निकल रही है वो लाइट इंटरफेस के अलोंग जा रही है। इस तरीके से इंटरफेस के अलोंग अगर जा रही है तो नॉर्मली हमने जो ड्रॉ किया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है 90 डिग्री। और अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री है तो इस I को हम क्रिटिकल एंगल बोल सकते हैं। कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं पहले। क्रिटिकल एंगल, तो जब कभी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में लाइट इंटर करती है, कौन से मीडियम से, डेंसर से रेरर में, ये कंडीशन है कि लाइट हमेशा डेंसर से रेरर में अगर इंटर करती है उसी केस में क्रिटिकल एंगल मिलेगा। लेकिन कब, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या, 90 डिग्री। उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको हम लिखेंगे क्रिटिकल एंगल, IC।
और इस केस में अगर हम साइन आई अपॉन साइन आर लगाते हैं तो साइन आई सी अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम यहां पर एयर है तो एयर मीन्स 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 ये है। ये साथ गिवन भी है, हाँ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। अब यहां से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 0 0 या 100 डिवाइडेड बाई 133 और यहां से देखेंगे तो साइन आई सी अपॉन साइन आर, आर की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो ये हो गया साइन 90 मीन्स 1 और ये 100 बाई 133। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 33 से डिवाइड करते हैं तो 33 4 जा आई थिंक 132 और 33 3 जा 99। तो अप्रॉक्स ये जो वैल्यू आएगी साइन आई सी की वैल्यू आएगी, साइन 90 कितना 1, साइन आई सी इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, साइन आई सी की वैल्यू कितनी 3/4 आ गई। अब जरा देखो यहां पर अगर ये आई सी है तो ये वाला एंगल भी आई सी ही होगा, है ना। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, ये जो ट्रायंगल हमें मिल रहा है इस ट्रायंगल में tan IC कैलकुलेट करते हैं। tan IC और tan IC इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर R अपॉन हाइट, हाइट कितनी है 80 सेंटीमीटर, तो यहां से R की वैल्यू निकल के आएगी 80 tan IC, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा टास्क था एरिया निकालना। एरिया निकालने से पहले हमें रेडियस पता होनी चाहिए थी। आर रेडियस हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके tan IC इक्वल टू R अपॉन 80 और इस तरीके से R इक्वल टू 80 tan IC, ये वैल्यू उठा के हम यहां पर रखेंगे। तो एरिया A इज इक्वल टू पाई इंटू 80 स्क्वायर तो ये 6400 हो जाएगा इंटू tan स्क्वायर IC, tan स्क्वायर IC। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम साइन IC पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहां पर आएगा 22/7 इंटू 6400। tan स्क्वायर IC को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर IC अपॉन कॉस स्क्वायर IC। इसके बाद 22/7 इंटू 6400 इंटू साइन स्क्वायर IC अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर IC। ये आइडेंटिटी का यूज किया है। अब वैल्यू उठा के रखो साइन IC की, तो ये वैल्यू आएगी 22/7 इंटू 6400 इंटू ये हो जाएगा 3×9/16 और नीचे 1 माइनस 9/16। तो इस तरीके से ये वैल्यू निकल के आएगी 22/7 इंटू 6400 इंटू 9/16, 16 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 7/16, ये कैंसिल हुआ, ये 9/7। तो इस तरीके से एरिया जो निकालोगे ये आएगा 22/7 इंटू 6400 इंटू 9/7। ठीक है, 9/7। अब इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, यही हमारा एरिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जरा कैलकुलेटर का थोड़ा सा यूज करते हैं। 22 इंटू 6400 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 49 तो ये कितना आ रहा है आंसर इसमें 22 64 25861.22 समथिंग। तो ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से कि
861.22 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2.58 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर 2.58 मीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लेते हैं कितना है। 9.5, इसमें जो भी एरिया तो हाँ 2.6 मीटर स्क्वायर गिवन है, तो आंसर 2.58 आ रहा है वो अप्रॉक्स। इसको हम अगर राउंड फिगर में लिखेंगे तो 8 है, तो इसको 1 डिजिट लिखेंगे तो 2.6 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो और आंसर इज करेक्ट, है ना। ठीक है, तो अब ये 9.5 हम लोगों ने सॉल्व किया, इसके आगे बढ़ते हैं 9.6 देखते हैं क्या है। तो आई थिंक समझ में आ रही होंगी चीजें आपको। अगर कुछ भी डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। किसी भी तरीके की कोई भी डिफिकल्टी अगर आ रही है, वॉइस से लेकर नॉइस तक, है ना, तो सारा कुछ आप बता सकते हैं। और अगर कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो हम कोई भी वीडियो फिर से आपके लिए बनाएंगे, है ना। तो इस तरीके से 9.5 कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद में 9.6 हम देखते हैं क्या है। तो फिर से मैं बता दूं, एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें 1 से लेकर 5 तक की प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस की है, और अब उसके आगे 9.6 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अ नॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक कोई प्रिज्म है जिसका अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ग्लास प्रिज्म है, म्यू जी की वैल्यू हमें नहीं पता है। A parallel beam of light is incident on a surface of the prism. The angle of minimum deviation is measured to be 40 डिग्री। तो यहां से इस पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है, तो इस तरीके से मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो गिवन है वो 40 डिग्री गिवन है, और एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो गिवन है 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म होता है जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है, और यहां से निकल के लाइट जब इमर्ज होती है, तो इन दोनों इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लिखते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। और इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 60 डिग्री गिवन है। बात करें मिनिमम डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन कहां पे बनता है, इंसिडेंट एंगल को अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके बीच में जो ये एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना गिवन है, 40 डिग्री। फाइंड क्या करना है, म्यू जी। क्या होता है रिलेशन इन तीनों में, इन तीनों में हम लोग जब फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला निकल के आता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। आई की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आई इज इक्वल टू निकल के आता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और आर की वैल्यू निकल के आती है ए बाई 2। इन वैल्यूज को यहां पर पुट करते हैं तो साइन आई ये आएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, नीचे साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू म्यू टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो ये म्यू जी लिख सकते हैं इसको हम। और म्यू 1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से म्यू जी जब कैलकुलेट करेंगे तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 60,
और डेल्टा एम कितना है 40, तो 60 और 40 हो गया 100, 100/2 और नीचे साइन a/2 मीन्स 60/2, तो ये वैल्यू आ रही है साइन 50 अपॉन साइन 30, साइन 50 अपॉन साइन 30 म्यू जी। अब आपको पता है कि साइन 50 तो हमें नहीं पता, लेकिन साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो जब साइन 30 की वैल्यू 1/2 रखोगे आप यहाँ पे 1/2, तो ये 2 ऊपर, तो इस तरीके से आएगा 2 इंटू साइन 50। अब अगर साइन 50 की वैल्यू फिर से हम देखें साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके, तो ये वैल्यू मिल रही है साइन 50 इंटू कितना है 2, तो 1.53 आ रहा है, 1.53। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसके बाद में भी कुछ शायद इस प्रॉब्लम में गिवन है, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये तो हो गया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर। अब ये कह रहे हैं कि इस प्रिज्म को उठा के अगर हम वाटर में डाल देते हैं तो उस केस में क्या एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होगा, और अगर चेंज होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इसमें आप फिर से समझ लो कि म्यू जी हमें फाइंड आउट करना था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन गिवन था 40 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है 60 डिग्री, कॉन्सेप्ट हमने लगाया साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, साइन आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस डेल्टा एम बाई 2, आर इक्वल टू होता है a/2, ये वैल्यूज हमने यहां पर पुट की। म्यू 2 का फॉर्म म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू जी, और म्यू 1 की वैल्यू क्या है 1। ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद में म्यू जी की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 1.53 है। ये किस केस में है, जब प्रिज्म जो है एयर में रखा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि अगर इस प्रिज्म को उठाकर वाटर में हम प्लेस करते हैं तो क्या एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होगा, और अगर चेंज होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसके आगे। चलो ठीक है, इसी डायग्राम में हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज इस प्रिज्म को हमने वाटर में प्लेस किया, तो जब वाटर में प्लेस करने से चेंज क्या होगा कि जहां पर मीडियम एयर था वहां पर मीडियम अब क्या हो जा रहा है वाटर। तो यहां पर म्यू डब्ल्यू और यहां पर है म्यू जी। अच्छा देख के बताओ क्या क्या एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज होगा क्या, नहीं, वो फिक्स है, एंगल ऑफ प्रिज्म फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू 60 डिग्री ही रहेगी। ठीक है, डेल्टा एम की वैल्यू जो है ये हमें फाइंड आउट करनी है इस केस में। ठीक है, बट म्यू जी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, म्यू जी की वैल्यू 1.53 और म्यू डब्ल्यू शायद गिवन होगा, म्यू डब्ल्यू गिवन है 1.33। फिर वही सारी चीजें, कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम यहां पर कौन सा है म्यू जी, तो म्यू जी अपॉन फर्स्ट मीडियम क्या है म्यू डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। आई की जगह पे क्या लिखेंगे साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और नीचे साइन आर, तो आर की जगह पे है a/2 इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। ठीक है,
तो यहाँ से आएगा ये साइन ए की वैल्यू 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, नीचे साइन 60/2 तो 30 इज इक्वल टू म्यू जी की वैल्यू है 1.53, म्यू डब्ल्यू 1.33, ये हटाओ, यहाँ से आएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 इज इक्वल टू साइन 30 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 153 डिवाइडेड बाई 133 इंटू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2। ठीक है, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है और फिर साइन इनवर्स निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे हम 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, और साइन को जब हम उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स 153 डिवाइडेड बाई 2, 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये सारी वैल्यूज जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके ही हम कर पाएंगे, अदरवाइज अपनी तरफ से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या है कि साइन इनवर्स 153 डिवाइडेड बाई 266, ये वैल्यू आ रही 35.11 डिग्री, 35.11 डिग्री, और यहां से ये है 60, इसको लिखोगे तो 60, ये आएगा 30 प्लस डेल्टा एम बाई 2, 60/2 प्लस डेल्टा एम बाई 2, यहां से डेल्टा एम बाई 2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाए तो 35.11 माइनस 30, और यहां से ये वैल्यू निकल के आएगी 5.11 डिग्री, और यहां से जब डेल्टा एम कैलकुलेट करोगे तो 5.11 डिग्री इंटू 2, ये आ जा रहा है 10.11 डिग्री। ये है हमारा आंसर। तो आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन पहले कितना था 40 डिग्री, जब ये एयर में प्लेस्ड था प्रिज्म, और जैसे ही हमने प्रिज्म को वाटर में प्लेस किया तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना निकल के आ रहा है 10.11। इसका मतलब है कि एयर से जब वाटर में हम प्रिज्म को प्लेस करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होगा, है ना। उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10.11। तो यही करेक्ट आंसर है। तो 9.6 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद में हम देखेंगे 9.7। एक बार चेक कर लेते हैं क्या रिकॉर्डिंग सही चल रही है क्या। हाँ ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जिस टाइम पर ये रिकॉर्डिंग चल रही है वो टाइम हो रखा है 2 AM। रात में ही मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूं वीडियो को। ठीक है। 9.7 इस प्रॉब्लम को समझेंगे कि क्या कह रहा है। आप सभी के पास एनसीईआरटी की बुक तो होगी ही, आप उसमें देखो और क्वेश्चन को रीड करो सही से, और अपने आप ट्राई करो कि अपने आप क्या हम डायग्राम बना पा रहे हैं। क्वेश्चन है डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है 1.55। डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस का मीनिंग क्या है। डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस कहो या फिर इसको सिंपल कॉन्वेक्स लेंस बोलो, बात एक ही है ना। डबल कॉन्वेक्स लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डबल कॉन्वेक्स सरफेस होते हैं। स्फेरिकल सरफेस जो रहेंगे कॉन्वेक्स के, वो दो सरफेस रहते हैं, इसलिए डबल कॉन्वेक्स लेंस।
इसका एक ऑप्टिकल सेंटर रहता है और ऑप्टिकल सेंटर से लाइट कुछ इस तरीके से पास होती है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 विथ बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें दो फेस हैं। फर्स्ट फेस का अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें तो सपोज ये यहां से ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस जो है r1, और सेकेंड सरफेस जो हमारा ये वाला सरफेस है, इस सरफेस से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा वो कितना है, लिख लेते हैं r2। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि r1 और r2 दोनों इक्वल है, तो r1 इज इक्वल टू r2, इसको लिख लेते हैं ये r की इक्वल है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ टू बी 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है म्यू जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही गिवन है r1 r2। लेकिन ध्यान रखना r1 r2 जो है इनकी वैल्यूज एक की पॉजिटिव होगी और एक की निगेटिव होगी, वो साइन कन्वेंशन का यूज करके हम करेंगे। तो जो r1 r2 के इक्वल हमने r लिखा है ये मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों में साइन का डिफरेंस आएगा। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट सरफेस की, ये इस सरफेस से जो r1 बन रहा है वो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में है, तो r1 की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव, ठीक है। बट ऑप्टिकल सेंटर से r2 की जो सेकेंड सरफेस जो है और इसके लिए r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो लेफ्ट साइड में है, तो ये रहेगा निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन में हमने बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड की डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेते हैं और ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस निगेटिव लेते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब इन तीनों में हम देखते हैं क्या फॉर्मूला है हमारे पास में। तो फोकल लेंथ का जो लेंस के लिए फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 प्लस 1/r2 1/r2। ये एक्चुअली माइनस में होता है यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर देखते हैं फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर और वो भी ये पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव। μ2 की वैल्यू जो है वो μ2 की वैल्यू यहाँ पर μg और इसकी वैल्यू 1.55। μ1 इसकी वैल्यू 1 क्योंकि ये जो मीडियम है फर्स्ट मीडियम वो एयर है यहाँ पर, तो μ1 की वैल्यू 1। r1 को हम लिख सकते हैं r1 प्लस r और r2 जो है ये है माइनस r। ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर हम सॉल्व कर पाएंगे कितना निकल के आ रहा है। तो 1/20 इज इक्वल टू μ2 1.55 माइनस 1, यहाँ पर 1/r1 की वैल्यू r माइनस 1/r2 की वैल्यू माइनस r रखेंगे तो प्लस r हो जाएगा। यहां से अगर हम देखें तो 1.55 माइनस 1 तो ये 0.55 निकल के आएगा और 1/r प्लस 1/r तो ये 2/r। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 1/20 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10 2 5 जा 10 और 1 11 तो ये 1.10 डिवाइडेड बाई r। तो यहां से r अगर आप निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे r इंटू 1 इंटू 20 इंटू 1.10, ये आएगा कितना 0.022,
ये आ रहा है 22 सेंटीमीटर, ये निकल के आ रही वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 9.7 आपको समझ में आया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 9.8। कोई भी प्रॉब्लम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहला काम होता है कि डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना के चीज़ों को समझेंगे, प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। अगर प्रॉब्लम हम समझ पाते हैं और ये समझ पाते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट लगना है, तो प्रॉब्लम बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बहुत से बच्चों को न्यूमेरिकल्स में यही प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, यही नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो उसको जब आप 2-3 बार रीड करेंगे और उसको डायग्राम बना के चीज़ों को समझेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए जो भी थ्योरी है उसको डिटेल में आप पढ़ो, है ना। हर एक चीज का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि कब हमें कौन सी चीज पॉजिटिव लेनी है, कब निगेटिव लेना है, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, कहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरीके से है, फोकल लेंथ पॉजिटिव निगेटिव, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9.8। ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट ए पॉइंट P. Now a lens is placed in the path of convergent beam 12 cm from P. तो a beam of light converges at a point P. तो सपोज इस तरीके से एक बीम कन्वर्ज हो रही है पॉइंट P पे, है ना। उसके बाद में क्या है, पॉइंट P. नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम. अब इसके बीच में अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस प्लेस करते हैं कुछ इस तरीके से, कन्वर्जेंट बीम. नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P. तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम देखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से और P तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर. At what point does the beam converge if the lens is a convex lens? हाँ, पहला है आपका कॉन्वेक्स लेंस के केस में निकालना है. ये क्वेश्चन है 9.8. कॉन्वेक्स लेंस, तो पहले आपको कॉन्वेक्स लेंस प्लेस करना है, फिर उसके बाद में कॉनकेव लेंस प्लेस करके पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है. क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको. कह रहे हैं कि पहले जो है लाइट P पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, इसके बाद में जब हम लेंस प्लेस करते हैं, फिर वो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, तो क्या कन्वर्जिंग पॉइंट सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, और अगर डिफरेंट रहेगा तो पॉइंट कहां पर बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना. तो जरा देखते हैं कि क्या प्रोसेस होगी इसके बाद में. तो पहले जब लाइट इस तरीके से आ रही है ना, जब लेंस प्लेस नहीं किया गया है तो P पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है. जैसे ही हम लेंस प्लेस करेंगे तो ये है कन्वर्जिंग लेंस. कॉन्वेक्स लेंस मींस कन्वर्जिंग लेंस. ये लाइट को और पास कन्वर्ज कर देगा, बेंड करेगा यहां पर. तो जो पॉइंट है P, ये शिफ्ट होके यहां पर आएगा P डैश. तो इस तरीके से हमें P डैश और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच की डिस्टेंस निकालनी है ना, V की वैल्यू निकालनी है.
और इसमें कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, इसके लिए फोकल लेंथ कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर गिवन है। और कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको देखते हैं। अब इसको समझते हैं अच्छे से। सपोज कॉन्वेक्स लेंस के एब्सेंस में लाइट कन्वर्ज हो रही है पॉइंट पी पे। कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस करने के बाद में पॉइंट पी शिफ्ट हो जाता है पी डैश पे। इसका मीनिंग ये है कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि लाइट पहले पी पॉइंट से आती है और लेंस पे गिरती है, इंसिडेंट होती है, और फिर उसका इमेज फॉर्म होता है पी डैश पे। इसका मतलब ये है कि ऑप्टिकल सेंटर और पी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है ये और कुछ नहीं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, क्योंकि पी पॉइंट को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, और अब ध्यान देना अगर ये 12 सेंटीमीटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में है, तो साइन कौन सा रहेगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। और v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। u v f में आपको सिंपल सा रिलेशन पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f मीन्स 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। तो यहां से 1/v जब निकालेंगे ये निकल के आएगा 1/20 प्लस 1/12 इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे नीचे 60, 23 जा 60 तो 3 प्लस 12 5 जा तो 5 आएगा, है ना। 23 जा 60 और 12 5 जा 60, तो ये आएगा 8/60। और इसको अगर आप लिखोगे तो v इज इक्वल टू 60/8, 60/8। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 15 जा, ये 15/2, और इसी को हम लिख सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस जो आ रही है 7.5 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब है कि जो भी इमेज फॉर्म हो रही है पी डैश पे, ये लेफ्ट राइट साइड में है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज कहां पे फॉर्म होगी ये हमने कैलकुलेट किया। अब इसी में क्वेश्चन ये है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस की जगह पे कॉनकेव लेंस को हम प्लेस करते हैं तो क्या इमेज इसी पी डैश पे बनेगी या पी पे बनेगी या इसके बाहर बनेगी, ये आपको समझना है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस प्लेस करते हैं, कॉनकेव लेंस को हमने प्लेस किया। अब जो लाइट पी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी वो क्या पी पॉइंट पे ही कन्वर्ज होगी या उससे पहले कन्वर्ज होगी या उसके बाद में कन्वर्ज होगी, तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर ये कॉनकेव लेंस है, इसका नेचर होता है कि लाइट को डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करने का मतलब ये है कि यहाँ से जो लाइट रेज आ रही हैं ये इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से ये डाइवर्ज करेगा, है ना। तो डाइवर्ज करेगा तो ऑब्वियसली कुछ दूर इसका इमेज फॉर्म होगा, यहाँ पर पी डैश पॉइंट जो है अब ये इस साइड में शिफ्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो 12 सेंटीमीटर ही लिखेंगे, लेकिन जो इमेज डिस्टेंस है वो अब ये हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ, सेकेंड केस में जो कॉनकेव लेंस लिया गया है इसके लिए फोकल लेंथ जरूर गिवन है। फोकल लेंथ है कॉनकेव लेंस के लिए 16 सेंटीमीटर।
तो अगर फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है तो लेंस है कॉनकेव, तो इसके लिए हम माइनस साइन लगाएंगे। यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर प्लस वी फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारे पास सेम वही है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f कितना है -16। तो ये आएगा कुछ 1/-16, ये उस साइड में जाएगा तो प्लस 1/12। अब इसको अगर हम एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा एलसीएम 96, 16 6 जा 96, 16 6 जा तो 6 माइनस का प्लस 12 8 जा 96, तो यहाँ पर ये 8 आएगा। तो इस तरीके से ये 8 माइनस 6 -2/96 है ना, 2/96, और ये कैंसिल हुआ, ये कितना है 1/40, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 1/v। तो यहाँ से 1/v v इज इक्वल टू -48। आंसर चेक कर लेते हैं कितना है 9.8, ये है कितना 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, हाँ एक चीज और, यहाँ पर प्लस कहाँ, ये प्लस आएगा ना, ये प्लस, तो इस तरीके से ये माइनस नहीं प्लस आएगा। तो इमेज डिस्टेंस जो हमें मिल रही है 48 मिल रही है। मतलब अगर पहले इन एब्सेंस ऑफ लेंस लाइट पी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, और जैसे ही हमने इसके बीच में कॉनकेव लेंस को प्लेस किया है तो लाइट अब डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होके पी पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा पी डैश पे, मींस इसका जो इमेज बनेगा वो पी डैश पे बनेगा, और जो वैल्यू होगी वी की वो कितनी निकल के आ रही 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें तो ऐसा कुछ ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में, सिंपल सा फॉर्मूला यूज हुआ है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये है, ये हम लोगों ने सॉल्व किया प्रॉब्लम कौन सी 9.8। इसके बाद में हम लोग देखते हैं 9.9। हम्म 9.9 क्वेश्चन क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस। लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। सबसे पहले हम डायग्राम बना के चीजों को समझेंगे। तो ये कॉनकेव लेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर 3 सेंटीमीटर का कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, 14 सेंटीमीटर। ये है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर। तो क्या गिवन है, फोकल लेंथ एफ की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। अब ये लेंस है कौन सा, कॉनकेव, तो इसके लिए एफ रहेगी निगेटिव, तो माइनस लिख लेंगे। यू की वैल्यू कितनी है -14 सेंटीमीटर, और एच गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब क्या कह रहा है आगे, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। इमेज डिस्क्राइब करना है। इमेज डिस्क्राइब करने का मीनिंग है कि उसकी हाइट क्या होगी, किस पोजीशन पे बनेगी, इरेक्ट होगी या फिर इन्वर्टेड होगी, ये सारी चीजें हमें डिफाइन करनी है। तो एफ यू और वी अगर हम देखें क्या होगी, तो एफ यू वी में रिलेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां से वन अपॉन एफ कितना है, 1/-21 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यू कितना है, -14। तो इस तरीके से ये आया 1/v प्लस 1/14 माइनस 1/21। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/v इज इक्वल टू 1/21, 1/14 को इस साइड ले जाओगे तो 1/14, ये वैल्यू एलसीएम लोगे ये नीचे आएगा कितना, 42। 21 2 जा 42 -2 एंड 14 3 जा 42। तो ये मिल रहा है -3 -2 -5/42 1/v। v इज इक्वल टू 42/5 माइनस का। ठीक है, तो जो भी इमेज फॉर्म होगी वो सेम साइड फॉर्म होगी इमेज, और इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो आएगी कितनी, -5 8 जा 40 5 4 जा 20 -8.4 सेंटीमीटर। मीन्स अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो इमेज जो फॉर्म होगी वो इससे पहले ही कहीं यहां पर फॉर्म होगी जाके 8.4 सेंटीमीटर पे ऑप्टिकल सेंटर से। ये हो गया। इसके बाद में अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना है या एच डैश की वैल्यू निकालनी है, जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट की हाइट है तो इमेज की हाइट क्या होगी, ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। और अगर बात करें हम v और u के टर्म में मैग्निफिकेशन, तो फॉर्मूला होता है v अपॉन u। तो यहां से अगर हम देखें तो v हमने कैलकुलेट कर लिया है -8.4, u हमें गिवन है -14, h डैश फाइंड करना है और h की वैल्यू फाइंड गिवन है। तो ये फॉर्मूला हम कैलकुलेट लगा सकते हैं। h डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, h की वैल्यू गिवन है 3 इज इक्वल टू v। v कितना है, -8.4 v। नीचे u कितना है 14 -14, ये कैंसिल हुआ, ये हटाओ 0 लगाओ। h डैश इज इक्वल टू 84 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 140। इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। 84 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 140, ये आ रहा 1.8। h डैश की वैल्यू आ रही 1.8 सेंटीमीटर। तो आप देख के बता सकते हो कि 1.8 सेंटीमीटर जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसकी वैल्यू प्लस में आ रही है। तो ये इमेज जो बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रहेगी, बट इसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, और साइज इसका रिड्यूस हुआ है 1.8 तक। तो 1.8 सेंटीमीटर की इमेज फॉर्म होगी सेम साइड में, वो भी इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, इसमें तो इस तरीके से हमने इमेज को डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 9.9। इसके बाद में हमें सॉल्व करना है 9.10।
तो देखते हैं 9.10 क्या है। तो सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना। अगर कुछ भी डाउट है, कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, तो उस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में डिफाइन जरूर करेंगे। 9.10, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। What is the focal length of convex lens of focal length 30 centimeter in contact with a concave lens of focal length 20 centimeter? अच्छा, तो इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि कॉनकेव लेंस के कांटेक्ट में रखा गया है, कुछ इस तरीके से। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। What is the focal length of a convex lens of focal length 30 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ है f इक्वल टू ये 30 सेंटीमीटर है, और कॉन्टेक्ट विद ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉनकेव के लिए जो गिवन है फोकल लेंथ वो है f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए निगेटिव रहती है, तो ये माइनस कर लेंगे हम, ठीक है। ये f1 और ये f2। आगे क्वेश्चन कह रहा है, इज द सिस्टम ए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। तो हम पहले कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। 1/f इज इक्वल टू, फॉर्मूला आता है 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f जो है ये इक्विवेलेंट है, दोनों लेंस को कांटेक्ट में रखा गया है, इसके इक्विवेलेंट जो भी लेंस बनेगा वो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, उस लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 1f(eq) है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। और 1/f1 कितना है, 1/30 प्लस f2 कितना है 20, तो 1/-20, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा कितना, एलसीएम लेंगे 60 और 30 2 जा 60 -3, ये आएगा कितना -1/60 1/f(eq). यहाँ से f(eq) की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, -60 सेंटीमीटर, है ना। 1/f(eq) इज इक्वल टू -1/60, सो f(eq) इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो यहां से हम देख के बता सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये किसके जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है निगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू निगेटिव, सो जो भी ये लेंस बनेगा इसका रिजल्ट कॉनकेव लेंस के जैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। So combination of convex and concave lens in this case for this focal length behaves as a diverging lens, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स 9.10 तक। इसके आगे की प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप अगर देखेंगे तो 9.1 से लेकर 9.10 तक की प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है, सॉल्व किया है। इसके आगे की जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी उनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा होगा, चीज़ों को समझा होगा अच्छे से, है ना। और इस तरीके से आप आगे की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, ठीक है। टाटा बाय बाय।